नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और वक्त हो चला है 4 बजे का। रुख करेंगे 4 बजे की बड़ी खबरों की ओर। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है और 26,767 करोड़ का यह अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इस अनुपूरक बजट में कई नई परियोजनाओं के लिए सरकार की तरफ से प्रावधान किए गए हैं। सदन में अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 26,760 करोड़ और 67 लाख का है और शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यह अनुपूरक बजट पेश किया गया। और अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान जो कई योजनाएं हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम अब किया जाएगा और 4 दिनों का यह विशेष सत्र चलेगा और सत्र के दूसरे दिन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुपूरक बजट सीएम योगी आदित्यनाथ के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा पेश किया गया है। तो देखिए, शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इस अनुपूरक बजट को पेश करने के बाद डेंगू पर सदन में अखिलेश वर्सेस ब्रजेश पाठक भी देखने को मिला। लेकिन 4 दिवसीय इस सत्र के दौरान जो आज अनुपूरक बजट पेश किया गया है उसमें हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास करने का प्रयास योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से किया गया है। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में यह अनुपूरक बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है क्योंकि कई योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए यह बजट बेहद ही बड़ा और खास बजट योगी आदित्यनाथ के लिए साबित हो सकता है। गौरव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, आज चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट पेश किया है। कौन कौन से इस बजट की बड़ी बातें रही गौरव, जिसके जरिए 2024 के चुनाव को साधने की भी कोशिश आज बीजेपी ने की है? जी गौरव। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज ये बजट पेश किया है और आपको बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले ये बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है। कई योजनाएं ऐसी हैं जिसको अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है और शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज जो बजट पेश किया गया है इसको वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया है। 26,767 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट और इस अनुपूरक बजट से समाज के हर एक तबके को एक साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक बार फिर ज्यादा जानकारी के लिए गौरव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, चालू वित्त वर्ष 2023-24 का ये जो अनुपूरक बजट आज सदन के अंदर पेश किया गया है, 2024 के चुनाव को साधने के लिए ये बजट कितना महत्वपूर्ण रहा और किस तरीके से समाज के हर एक वर्ग को इस बजट के जरिए साधा गया है? गौरव, बिल्कुल नमस्कार। महत्वपूर्ण यहाँ पर था जो अनुपूरक बजट जब भी होता है महत्वपूर्ण ही होता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग को साधने का प्रयास भी किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आरोप भी लगे, जिस तरह से विपक्ष ने यहाँ पर ये भी कहा है कि ये बजट है जो अनुपूरक बजट है, उसके पहले का जो बजट पेश किया गया था अप्रैल में, उस दौरान भी जो बजट का 20 से 30% भी सरकार यहाँ पर खर्च नहीं कर पाई है और अनुपूरक बजट के माध्यम से केवल और केवल यहाँ पर खाना पूर्ति हो रही है। जबकि अगर बात करें तो जो पिछला बजट था उस पिछले बजट को भी सरकार यहाँ पर खर्च नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबके अपने पे रहा है, पर जो बजट है वो निश्चित रूप से यहाँ पर सभी वर्गों के लिए एक अलग व्यवस्था लेके आया है। पर सबसे महत्वपूर्ण अवसर यहाँ पर ये भी है किस तरह से आने वाले समय में इस बजट का प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि अभी चुनाव में केवल 3 महीने बाकी है और इस बजट को जो लाए है, इस बजट को कितना क्रियान्वित कर पाते और कितना इसको अपने काम में ले पाते, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। क्योंकि जो वर्तमान बजट जो पेश किया गया था अभी हाल में ही जो पेश हुआ था माह अप्रैल में, तो फरवरी में जो पेश हुआ था, उसका बजट का कितना यहाँ उपयोग कर पाया है और उसका कितना बाकी है, वो यहाँ देखने वाली बात होगी। देखिए गौरव, ठीक है, लेकिन अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा किस पर फोकस रहा है? अगर हम बजट पर नजर डालें तो किस वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा? देखिए, यहाँ पर जो बात करें मुस्कान, तो यहाँ पर जो वर्ग की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर मध्यम वर्ग के लिए प्रयास किया गया है कि मध्यम वर्ग को यहाँ पर ज्यादा से लाभ मिले, क्योंकि मध्यम वर्ग की हमेशा से भूमिका रहती है और अगर देखा जाए तो मध्यम वर्ग का खासा वोट बैंक बीजेपी के साथ रहता है, क्योंकि यहाँ पर किसान व्यवस्थाओं के नाम से और दलितों के नाम से, ओबीसी के नाम से तमाम तरह की हम लगातार चल रहा है, प्रयास चल रहा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि मध्यम वर्ग को लेकर यहाँ बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर पीडीए की बात भी कर रहे हैं लोग,
बीजेपी तमाम प्रयासों से दलित और ओबीसी वर्ग की बात करे, पर यहाँ पर जो मध्यम वर्ग होता है, जिसमें सामान्य जाति के लोग आते हैं, जिसमें वृद्ध समाज से लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ पर करने की बात जो है, तो इस रूप से यहाँ पर करने के लिए व्यवस्था की गई है। मध्यम वर्ग को यहाँ पर खासा ध्यान बिल्कुल देकर ठीक बजट कहा आपने अमल में गौरव, लगेगा। लेकिन गौरव जिस तरीके से लगातार अगर हम बजट पर एक गौर करें तो किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस इस बजट में नजर आया है। किसानों के लिए इस अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास रहा और इस बजट के जरिए किस तरीके से किसानों को साधने की कोशिश की गई है? देखिए मुस्कान, अगर किसानों को साधने की बात करें, किसानों को पहले ही तमाम तरह की योजनाओं से यहाँ पर आच्छादित किया जाता रहा है। और अगर बजट की बात करें, बजट यहाँ पर महत्वपूर्ण है और बजट के दौरान यहाँ पर आपने जो है किसानों के लिए खासा यहाँ पर लाभ दिया गया है। तो निश्चित रूप से मुस्कान, किसानों को पहले ही तमाम तरह की योजनाएं चल रही है, चाहे चीनी में भुगतान की बात करें, यहाँ पर एमएसपी की बात करें, यहाँ पर ऋण की बात करें, यहाँ पर सिंचाई यंत्रों की बात करें, तमाम तरह के प्रावधान यहाँ रखे गए। और खास तौर पर ये भी कहा गया है जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको भी यहाँ पर व्यवस्थित रूप से यहाँ पर समायोजित किया जाए। इसको भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी इस अनुपूरक बजट में पेश की गई है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है क्योंकि पहले भी सरकार जब 2022 का एजेंडा लेके आई तब भी ये कहा गया था कि किसानों को यहाँ पर मुफ्त बिजली की बात की जाएगी, तो मुफ्त बिजली की यहाँ पर समाज देना की तहत भी यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पर अनुपूरक बजट में किसानों के लिए क्या और बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे वो क्रियान्वयन के बाद देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए गौरव, आज तो अनुपूरक बजट तो पेश कर दिया गया है और 4 दिन तक ये विशेष सत्र चलेगा। दूसरे दिन तो जो कार्रवाई है काफी हंगामेदार देखने को मिली। क्या तीसरा और 14 दिन भी ऐसे हंगामेदार रह सकता है क्या गौरव? क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल मुख्तार, यहाँ पर अनुपूरक बजट पेश हुआ है और जब भी यहाँ बजट पेश होता है, हालांकि अगर बात करें तो इस बार जो साल का सत्र होता है, सत्र उतना नहीं चल पाया है क्योंकि यहाँ पर सत्र चलना चाहिए। 25-40 सत्र भी यहाँ पर अगर केवल 4 से 5 दिन का हो रहा है तो यहाँ पर हालांकि बढ़ने की उम्मीद जरूर रहेगी कि यहाँ पर बढ़ाया जाए। पर यहाँ पर निश्चित रूप से नुकसान, क्योंकि यहाँ पर हंगामा होना ही होना है, क्योंकि पहले दिन ही हमने देखा है कि जब लखनऊ पूर्वी से विधायक आशीष टंडन को श्रद्धांजलि दी गई थी, उस दौरान भी जो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक थे वो काले कपड़े में आए थे। सबसे बड़ी बात है कि शासक काल के नियमावली, पहली बार एक नियमावली के साथ यहाँ पर जो शीतकालीन सत्र है वो आयोजित किया गया विधानसभा का, उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और तमाम तरह के यहाँ पर जो है सीमाएं भी कड़ाई से पालन करने को कहा गया है, चाहे मोबाइल को लेकर हो या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पोस्टर बैनर को भी मना किया गया है, मोबाइल आप नहीं ले सकते हैं, तमाम तरह की यहाँ पर रोक लगाई है। तो इस रूप से बजट यहाँ पर कुछ अलग तरह का रहेगा सत्र में। अब कल क्या हंगामा हो, क्योंकि हंगामा निश्चित होगा क्योंकि यहाँ पर विपक्ष को मौका मिलेगा कि यहाँ पर असलीदारों ने पहले कहा है कि इस सत्र के माध्यम से सरकार केवल खाना पूर्ति करेगी, अनुपूरक बजट केवल खाना पूर्ति के लिए लाया गया है। तो भाई योगी ने भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि हम विपक्ष के प्रत्येक सवाल का यहाँ जवाब देंगे। अब यहाँ पर जवाब बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान जो सदन की तस्वीरें हैं वो भी हंगामेदार देखने को मिली हैं, जहां सदन में आज अखिलेश यादव वर्सेस डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देखने को मिला। इस दौरान डेंगू के ही मुद्दों पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर और दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। लेकिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज जो बजट पेश किया है उसमें किसानों पर खासा फोकस नजर आया है, क्योंकि किसानों को साधने का प्रयास आज इस अनुपूरक बजट के जरिए भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई है। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया और ये 28,760 करोड़ और 67 लाख का है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डेंगू के मुद्दे को लेकर एक दूसरे के आमने सामने नजर आए। अखिलेश ने कहा कि अस्पतालों की तस्वीरें देखकर दुख होता है। डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज नहीं करा पा रही है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रही है। इस पर ब्रजेश पाठक ने कहा, हमने टेस्ट बढ़ाए हैं, एलाइजा मशीन हर जिले में है। आपकी पीड़ा बुखार नहीं है, विपक्ष की पीड़ा है गरीब जनता नहीं है। ये राजकुमार है, विपक्ष में बैठना नहीं चाहती है। इस दौरान सदन में खूब हंगामा हुआ, जमकर नारेबाजी देखने को भी मिली है। छाती ठोक ठोक के कहते हाय उसे धमना हुए। पीड़ा इनकी यह है कि विपक्ष में बैठना नहीं जानते, राजकुमार है, इनको होश ही नहीं है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जिसे चाहेगी वही। हम कहना चाहते हैं हमारी सरकार इसके लिए पहली बार यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र को आज दूसरा दिन था।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। ये बजट जो है 28,760 करोड़ और 67 लाख का है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। डेंगू के मुद्दे को लेकर दोनों ही नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। वहीं सदन में फिलहाल कार्रवाई कल यानी कि गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और आज सदन की कार्रवाई दूसरे दिन सदन की कार्रवाई महज 4 घंटा और 16 मिनट चली और इस कार्रवाई में अनुपूरक बजट पेश किया गया। डेंगू के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दूसरे के आमने सामने नजर आए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अस्पतालों की तस्वीरों को देखकर बहुत दुख होता है। डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज नहीं करा पा रही है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रही है और लाजमी था इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने वाले ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमने टेस्ट बढ़ाए हैं, एलाइजा मशीन हर जिले में है। आपकी पीड़ा बुखार नहीं है, विपक्ष की पीड़ा गरीब जनता नहीं है। ये राजकुमार है, विपक्ष में बैठना नहीं चाहते। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, खूब नारेबाजी भी हुई और अखिलेश यादव ने नेता सदन से 2 सवाल भी किए। तो जहां एक तरफ डेंगू के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक एक दूसरे के आमने सामने आए तो वही अखिलेश यादव ने नेता सदन से 2 बड़े सवाल किए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर सवालिया निशान खड़े करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि भाजपा का एक पूर्व सांसद जो अपने बेटे को लेकर आते हैं उन्हें पता चलता है कि उसका इलाज अगर जल्दी नहीं मिलेगा तो जान जा सकेगी। वो एक से दूसरे अस्पताल घूमते रहे और जान चली गई। क्या यही है डबल इंजन सरकार? ये सवाल आज सदन के अंदर अखिलेश यादव ने नेता सदन से पूछे हैं। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, जहां एक तरफ आज अनुपूरक बजट पेश किया गया है और वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर ही डेंगू के मुद्दे पर अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दूसरे के आमने सामने नजर आए। किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर आज जारी रहा? रितेश, देखिए मुस्कान, जिस तरीके से लगातार ये अनुपूरक बजट में बवाल चल रहा है, कहीं ना कहीं ये मामला लगातार ऐसा चल रहा है कि आमने सामने सारे नेता, प्रतिपक्ष नेता और विपक्ष के जो भी नेता हैं वो लगातार इस पर कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके का बवाल चल रहा था उसको लेकर के ये बात सामने आ रही है कि जो भी समाज में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं नेता सजग नहीं है, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री जब अनुपूरक बजट पेश कर रहे थे, पेश करने के बाद ये सारी गतिविधियां स्टार्ट हुई। जिस तरीके से ब्रजेश पाठक के साथ में कहीं ना कहीं एक तड़क भड़क के साथ में वहां पर सदन में हंगामा शुरू हुआ। उस हंगामे को लेकर के ये पूरा मामला बढ़ा और अखिलेश यादव ने ऐसे कई सवाल उठाए जिन सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खड़ी नजर होती है। क्या जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन देखिए इस दौरान अखिलेश यादव ने नेता सदन से 2 सवाल भी किए हैं। एक सवाल उनका बड़ा ये था कि जिस तरीके से एसजीपीजीआई में भाजपा नेता के बेटे की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, ये सवाल था। इस दौरान साफ तौर पर वो डबल इंजन की सरकार पर हमलावर नजर आए। क्या कल भी जो सदन की कार्रवाई है वो हंगामेदार देखने को मिलेगी क्या रितेश? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी ने इस चीज को पूरी तरीके से एक मामला बना ही रखा था, क्योंकि 4 दिन का अनुपूरक बजट है और कहीं ना कहीं बजट जो पेश किया जा रहा था वो जनता के हित में किया जा रहा था। जिस तरीके से वित्त मंत्री ने आज अनुपूरक बजट पेश किया है वो जनता के हित के लिए पेश किया है। तो ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कर रही कोशिश, उसके बावजूद हंगामे जो सदन में हंगामा हो रहा है वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो लगातार विपक्ष के नेता हमला बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए रितेश, आज सबसे बड़ी बात ये रही कि अखिलेश यादव ज्यादातर जिस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए नजर आए वो स्वास्थ्य महकमे से जुड़े थे। उन्होंने स्वास्थ्य महकमे की हर एक खामियों को, हर एक चीजों को उजागर किया है। आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव का ये जो फोकस है इतना क्यों नजर आया? क्यों स्वास्थ्य को ही वो सदन के अंदर मुद्दा बनाते हुए नजर आए? ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी अगर प्रतिपक्ष नेता है, विपक्ष के जो भी नेता हैं उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा सबसे बड़ा यही है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराई है कोविड काल को लेकर के। और आपकी अगर बात की जाए तो ये सब सारे चीजों को जोड़ करके विपक्ष पूरी तरीके से हमला बोल रहा है, क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। जनता के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई चीज किया है तो उस पर समाजवादी पार्टी का बोलना है, यानी सदन को न चलने देना, सदन में हंगामा करना, ये कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसको उस वंचित करेगा। तो ऐसे में ये सदन हंगामेदार आज रहा और कल भी रहने के आसार हैं।
क्योंकि जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात सामने आ रही थी, 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आई है और जिसका आज बिल्कुल दो हाथ। ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दूसरे के आमने सामने नजर आए, इससे साफ तौर पर एक तस्वीर क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि ये जो सत्र है ये हंगामेदार और होने वाला है। फिलहाल अगर हम आज की कार्रवाई की बात करें तो महज 4 घंटे 16 मिनट ही ये कार्रवाई चली है और कल के लिए सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की लगातार सनातन पर विवादित टिप्पणियां जारी हैं। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस नेता और कलगी पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कुछ खास किस्म के जिन्नातों से घिर गई है और इन सभी जिन्नातों के सरदार है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम का विरोध करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ जिन्नात से घिर चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो इन जिन्नातों के सरदार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये देश और इस देश में रहने वाले करोड़ों हिंदू अभी तक राम लला के भक्तों पर जो गोलियां चलाई गई थीं उनको नहीं भूला है। उस जख्म के बाद एक नया जख्म देने की तैयारी हो गई है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि उन्हें इन तमाम जिन्नात को बोतल में बंद करके रखना चाहिए था, मगर अब ये बोतल से बाहर आ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भगवान राम का विरोध करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को रोज ठेस पहुंचा करके अपनी जगह नरक में पक्की कर ली है। लेकिन मुझे इसकी चिंता ज़्यादा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या होगा। मुझे चिंता इस बात की है कि अखिलेश यादव जी बड़े अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े शरीफ इंसान हैं। उनका क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं चीज़ें। समाजवादी पार्टी की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हो चुकी हैं। बस अखिलेश यादव जी को मैं एक ही सलाह दूंगा, एक ही निवेदन करूंगा कि उन्हें अयोध्या जी जाके सरयू में स्नान करना चाहिए और रामलला का दर्शन करना चाहिए। तो देखिए, प्रमोद कृष्णम ने भी अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे सहयोगी प्रवीण इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए प्रवीण, अब तो सपा के सहयोगी दल भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगातार हमलावर नजर आए हैं। जिस तरीके से प्रमोद कृष्णम ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है, लेकिन आखिर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो टिप्पणी आ रही है उस पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? प्रवीण, ठीक है, प्रवीण से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। कृष्णम ने मौर्य को जिन्नातों का सरदार बताया है और लगातार इस दौरान प्रमोद कृष्णम समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर नजर आए और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने कहा है कि वो सभी जिन्नातों के सरदार हैं। बयान पर रोक लगाना अखिलेश यादव के बस में नहीं है। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ तौर पर अखिलेश यादव पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। कभी सनातन को लेकर उनका बयान सुनने को मिल जाता है, कभी रामचरितमानस को लेकर वो अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो वहीं एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा को ड्रामा करार दिया था और अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ही सहयोगी दलों
द्वारा जो मोर्चा खोला जा रहा है उसमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर होते हुए वो नजर आए और अखिलेश यादव पर भी सवालिया निशान प्रमोद कृष्णम ने खड़े किए हैं। प्रमोद कृष्णम ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जिन्नातों का सरदार बताया और साथ ही कहा है कि सपा कुछ खास किस्म के जिन्नातों से घिर गई है जिन्हें रोक पाना अब अखिलेश यादव के बस में नहीं है। यानी कि ऐसे बयानबाजी पर नकेल कसने वालों पर अखिलेश यादव अब कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये तमाम बड़े आरोप आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो के साथ ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी लगाए हैं। एक बार फिर से आपको प्रमोद कृष्णम का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो समाजवादी पार्टी के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी हमलावर नजर आए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ जिन्नात से घिर चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो इन जिन्नातों के सरदार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये देश और इस देश में रहने वाले करोड़ों हिंदू अभी तक रामलला के भक्तों पर जो गोलियां चलाई गई थी उनको नहीं भूला है। उस जख्म के बाद एक नया जख्म देने की तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि उन्हें इन तमाम जिन्नात को बोतल में बंद करके रखना चाहिए था, मगर अब ये बोतल से बाहर आ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भगवान राम का विरोध करके। तो प्रवीण, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, आप तो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, फिर अखिलेश यादव आखिर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष के नेता हैं वो तक अब इस स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो जिस तरह से जो विवादित बयान लगातार देते आ रहे हैं, जिस पर लगातार टिप्पणियां की जा रही है, चाहे वो बीजेपी के तरफ से हो या फिर बात करें कांग्रेस की तरफ से, कहीं ना कहीं प्रमोद कृष्णम आचार्य हैं जो कि खासतौर पर इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के जो विवादित बयान है देवी देवताओं को लेकर और जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रमोद कृष्णम है जो कांग्रेस नेता है, खासतौर पर उनकी टिप्पणी सामने आई है, उनका बयान सामने आया है। हालांकि उनका बयान बहुत ही सूझबूझ तरीके से दिया गया है। खासतौर पर जो प्रमोद कृष्णम ने उन्होंने साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को जिन्नत बता दिया है, जिन बता दिया है एक तरीके से, और ये तक बोला है कि समाजवादी पार्टी के अंदर में कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिन बन के चले आए हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो है लुटिया डुबा रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया गया। लेकिन बाद में जब बयान पूछा जाता है, अखिलेश यादव से ही बात की जाती है, तो उनकी तरफ से भी खासतौर पर कहा जाता है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, उसमें पार्टी का किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो छवि है प्रदेश की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके के बयान प्रमोद कृष्णम की तरफ से आए हैं और साथ ही साथ उन्होंने बिल्कुल देखिए, लेकिन प्रवीण, इस दौरान प्रमोद कृष्णम ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जिन्नातों से घिर गई है। बहरहाल उन्होंने जिन्नातों का सरदार तो स्वामी प्रसाद मौर्य को करार दिया, लेकिन ये बाकी जो अन्य जिन्नातों का जिक्र उन्होंने किया और किसकी तरफ इशारा था उनका? देखिए, बिल्कुल ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो साथ में साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं कुछ ऐसे नेता हैं, उनके नाम उन्होंने नहीं उजागर किए, लेकिन कहीं ना कहीं उस बातों में जिन्नात जैसी बातों में उन्होंने उनके तरफ भी कहीं ना कहीं इशारा किया है कि कुछ ऐसे लोग जो पार्टी में शामिल हुए हैं और अखिलेश यादव की जो है लुटिया डुबाने के प्रयास किया जा रहा है, अखिलेश यादव की छवि खराब करने। खासतौर पर जो प्रमोद कृष्णम ने उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव बहुत अच्छे पढ़े लिखे नेता हैं, अच्छे नेता हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ऐसे लोगों को पार्टी में रखना कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब करने जैसा है। साथ ही साथ प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव को ये एक सुझाव भी दिया है कि उनको सरयू जाना चाहिए और वहां पर स्नान करके राम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके इन सभी पापों को धो लेना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए प्रवीण, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार जब
विपक्षी दलों पर हमलावर नजर आते हैं उनकी गलत बयानबाजी को लेकर, तो आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उनकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये भी जानते हैं कि अगर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों पर कोई एक्शन नहीं लिया तो 2024 में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, पहले जब बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस तरीके का दबाव में रखते थे। कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक, अपनी जो उनके पास जो अपने वोट बैंक है उसका एक दबाव रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी उसी का डर सता रहा है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है उनको व्यक्तिगत बताया जाता है, पार्टी का इसको कोई मतलब नहीं बताया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है अखिलेश यादव की भी, तो उनको एक्शन उठाना चाहिए। इस तरीके की बातें कांग्रेस नेता ने खुद साफ तौर पर कही है। आप बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी सामने कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। चाहे कांग्रेस की बात करें, अभी तक बीजेपी के बयान आते थे जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की बातें करते थे, उनके जो प्रवक्ता होते थे वो डिबेट पर आकर इस तरह की बातें करते थे कि इनके बयान जो है कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के प्रति ही क्यों रहते हैं, अन्य पे क्यों नहीं बोलते। एक बार बोल के देखें तो उनको उसका भी सबक मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये सब टिप्पणियां लगातार चल रही है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अब लगातार विवादों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मेरठ का न्यूट्रिमा अस्पताल इन दिनों काफी चर्चा में चल रहा है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने जब से इस अस्पताल में ज्यादा बिल बनाने को लेकर आवाज बुलंद की है, उसके बाद से इस अस्पताल का नाम हर किसी की जुबान पर सुनाई दे रहा है। लेकिन इस मामले में अब प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इसके अवैध निर्माण की शिकायत 2016 से कुल 8 बार की जा चुकी है, लेकिन एक बार भी इस अस्पताल के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। इस अस्पताल की 2 मंजिला पार्किंग में 100 शैय्या अस्पताल संचालित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कमिश्नर के आदेश के बाद भी इस अस्पताल को आखिर सील क्यों नहीं किया जा रहा है। न्यूट्रिमा अस्पताल के अवैध निर्माण के मामले पर लगातार 8 बार शिकायत की गई है। 2016 से लगातार शिकायतों का सिलसिला जारी है, शिकायतें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस अस्पताल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस अस्पताल में लगातार मौतों की भी खबरें सामने आई हैं। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव होकर के इस अस्पताल की तस्वीरें हम तक पहुंचाते हुए नजर आए थे। किस तरीके से अस्पताल की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से लोगों की जान गई थी, इसकी भी तस्वीरें सभी दर्शकों ने देखी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस अस्पताल के खिलाफ आज तक ना तो कोई एक्शन लिया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई और ना ही कोई नोटिस इस अस्पताल को भेजा गया है। तो 8 बार लगातार इस अस्पताल के खिलाफ शिकायतें की जा चुकी हैं। 2016 से लगातार शिकायतों का दौर जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी न्यूट्रिमा अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न्यूट्रिमा अस्पताल को ना तो आज तक कोई नोटिस भेजा गया, ना ही कोई जवाब तलब किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर यह अस्पताल संचालित कैसे हो रहा है, संचालित किस वजह से हो रहा है, ये सवाल बड़ा है। आखिर इस अस्पताल को संरक्षण किसका मिल रहा है, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि 2016 से 2023 ये एक लंबा टाइम गैप होता है, लंबा समय होता है। आखिर क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लापरवाही किसके तरफ से बढ़ती जा रही है और इस लापरवाही में जिला प्रशासन कितना बड़ा जिम्मेदार है, ये तमाम बड़े सवाल अब खड़े होते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।